जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो ज्यादातर पूछे जाने वाले हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है। आपसे पूछा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सेरिबेलम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। मस्तिष्क का वह भाग है जो शरीर की गतियों को नियंत्रित करता है और मुद्रा व संतुलन बनाए रखता है। यह मस्तिष्क के पिछले भाग में सेरिबेलम के नीचे स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य है शरीर की मांसपेशियों की गति का समन्वय करना, संतुलन एवं मुद्रा बनाए रखना, चलना, दौड़ना, नृत्य करना जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करना। यदि सेरिबेलम क्षतिग्रस्त हो जाए तो व्यक्ति की चाल लड़खड़ाने लगती है और संतुलन बिगड़ जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फ्लोएम पौधों में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। आपसे पूछा कि फ्लोएम जो है पौधों में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम पौधों में जैविक पदार्थों मुख्यतः शर्करा और अन्य भोजन पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। या भोजन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण होता है से पौधों के अन्य भागों जैसे कि जड़, तना, फल, फूल तक पहुंचाता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसलोकेशन यानी कि स्थानांतरण कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड या वायुमंडल से पत्तियां सीधे लेती है, इसके लिए कोई वाहिका नहीं है। पानी, इसका परिवहन जाइलम द्वारा किया जाता है। खनिज पदार्थ ये भी जाइलम के माध्यम से जड़ों से ऊपर पहुंचते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका की आत्मघाती थैलियां किसे कहा जाता है। आपसे पूछा कि कोशिका की आत्मघाती थैलियां किसे कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लाइसोसोम को। लाइसोसोम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम एक झिल्ली से घिरी हुई कोशिकांग होती है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन, वसा, शर्करा आदि को पचाते हैं। जब कोशिका को नष्ट करना हो, जैसे रोगी, बूढ़ी या क्षतिग्रस्त कोशिका, तो यह अपने एंजाइम छोड़ देती है और कोशिका का आत्मपाचन करती है। इसी कारण इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रिप्सिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन के विखंडन के लिए जिम्मेदार एंजाइम ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है या छोटी आंत में सक्रिय होता है। पेप्सिन भी प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है जो पेट में काम करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एमाइलेज जो है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। लाइपेज जो है वसा को तोड़ता है और माल्टेज जो होता है या माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मधुमेह। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संक्रामक रोग वह होते हैं जो जीवाणु, विषाणु, कवक या परजीवी जैसे रोग जनकों से फैलते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रमण द्वारा पहुंचते हैं। जबकि मधुमेह एक असंक्रामक रोग है जो किसी रोगजनक से नहीं फैलता या इंसुलिन हार्मोन्स की कमी या शरीर में इंसुलिन के प्रति असंवेदनशीलता के कारण होता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो क्षय रोग जो होता है या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है या संक्रामक रोग है। चेचक जो होता है या भी वेरुला वायरस से होने वाला संक्रामक रोग है। तो ये सभी बाकी जो है संक्रामक रोग हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट का हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुर्दा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गुर्दे यानी कि किडनीज मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग हैं। इसका मुख्य कार्य है रक्त से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल को छानना। इन अपशिष्टों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना। ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट
फिब्रोब्लास्ट प्रोटीन के अपचय से बनते हैं। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में नेफ्रॉन जो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है। आपसे पूछा है कि त्वचा जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यूटेनियस झिल्ली है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा को वैज्ञानिक रूप से क्यूटेनियस झिल्ली कहा जाता है या शरीर की बाहरी सुरक्षा झिल्ली है। त्वचा दो मुख्य परतों से बनी होती है। एपिडर्मिस जो कि बाहरी पतली परत मुख्यतः केराटिन से, और डर्मिस यानी कि अंदरूनी मोटी परत जिसमें रक्तवाहिका, तंत्रिकाएं, पलकूप और ग्रंथियां होती हैं। त्वचा का मुख्य कार्य जो है शरीर के को संक्रमण, निर्जलीकरण और यांत्रिक चोटों से बचाना, तापमान का नियंत्रण, संवेदना का अनुभव करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अनुभव कराना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस जीव के कारण कालाजार रोग होता है। आपसे पूछा किस जीव के कारण कालाजार रोग होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन लीशमैनिया के कारण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कालाजार एक प्रोटोजोआ रोग है जो लीशमैनिया डोनोवानी नामक परजीवों के कारण होता है। यह रोग जो है बुलो मक्खी के काटने से फैलता है। यह रोग मुख्य रूप से यकृत, प्लीहा और अस्थिमज्जा को प्रभावित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं। आपसे पूछा है कि अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक कोशिकाएं होती हैं। अमीबा एक कोशिकीय, एक आकोशिकीय सूक्ष्मजीव है, यानी इसका पूरा शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है, या एक प्रोटोजोआ है जो जल में पाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं अगर आपको बताएं तो इसका शरीर स्पष्ट आकार में नहीं बंधा होता, या कृत्रिम पैरों की सहायता से चलने और भोजन ग्रहण करने का कार्य करता है। अमीबा में सभी कार्य जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन आदि एक ही कोशिका द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम कोबालामिन है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम कोबालामिन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विटामिन बी12 का। विटामिन बी12 जिसे कोबालामिन कहा जाता है एक जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी है। इसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, इसी से इसका नाम कोबालामिन पड़ा। या शरीर में रक्त निर्माण, डीएनए संश्लेषण और तंत्रिका तंत्र के कार्य के लिए आवश्यक। इसका मुख्य स्रोत है दूध, अंडे, मछली, मांस, यकृत आदि, यानी मुख्यतः पशु उत्पाद। शुद्ध शाकाहारी लोगों में भी इसकी कमी आम होती है। इसे कमी से होने वाला रोग जो है घातक रक्तअल्पता, या इसमें लाल रक्त कणिकाएं ठीक से नहीं बन पाती। तंत्रिका दुर्बलता या भी हो सकती है। अन्य विकल्पों की बात करें तो विटामिन बी1 थाइमीन, इसका जो नाम है थाइम्यून है, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा चयापचय के लिए आवश्यक है। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, दृष्टि के लिए आवश्यक है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल रोग प्रतिरोधक क्षमता और घाव भरने में सहायक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है। आपसे पूछा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कवकों का अध्ययन करती है। इसमें ईस्ट, फफूंदी और मशरूम जैसे जीव शामिल हैं। बाकी विकल्प क्यों गलत है तो वायरोलॉजी जो है इसमें वायरस का अध्ययन करते हैं। मॉर्फोलॉजी में जीवों की बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं। कैलोलॉजी में साइटोलॉजी, इसे कैलोलॉजी साइटोलॉजी पढ़ेंगे, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। आपसे पूछा किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यही कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र होता है। इसमें श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त होती है जो एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। यही एटीपी कोशिका की सभी गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत का काम करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो लाइसोसोम, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, इसे कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है क्योंकि यह अपशिष्ट पदार्थ को पचाता है। ग्लॉजी का या कोशिका में प्रोटीन का संशोधन, पैकेजिंग और स्त्राव करता है। प्लास्टिड्स की बात करें तो ये पौधों में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, ना कि ऊर्जा उत्पादन के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस पादप ऊतक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है। आपसे पूछा है कि किस पादप ऊतक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है, बताइए
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टोमेटा या रंध्र में। रंध्र पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये पौधों में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं। हर रंध्र के दोनों ओर दो रक्षक कोशिकाएं होती हैं जो इसके खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सामान्य तौर पर उपयोग किए जाने वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से बना होता है। आपसे पूछा कि सामान्य तौर पर उपयोग किया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से बना होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 विटामिनों से। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बी वास्तव में 8 विभिन्न जल में घुलनशील विटामिनों का समूह है। ये सभी मिलकर शरीर में ऊर्जा उत्पादन, मेटाबॉलिज्म और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के 8 सदस्यों की बात करें तो विटामिन बी1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, विटामिन बी2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 जिसका रासायनिक नाम है नियासिन, विटामिन बी5 जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन बी6 जिसका रासायनिक नाम है पाइरिडॉक्सिन, विटामिन बी7 जिसका रासायनिक नाम है बायोटिन, विटामिन बी9 जिसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल और विटामिन बी12 जिसका रासायनिक नाम है कोबालामिन। ये सभी नाम ध्यान रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। आपसे पूछा है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है। ए बी पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति के रक्त में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तथा इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। साथ ही आरएच फैक्टर धनात्मक होने के कारण या आरएच धनात्मक और आरएच नेगेटिव दोनों प्रकार के रक्त को स्वीकार कर सकता है। इसलिए ए बी पॉजिटिव व्यक्ति सभी रक्त समूहों का रक्त प्राप्त कर सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही कहा जाता है। और ओ नेगेटिव जो है इसे सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि यह सभी को रक्त दे सकता है परंतु सबका रक्त ले नहीं सकता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है। आपसे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और पानी H2O की उपस्थिति में क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की सहायता से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसका रासायनिक समीकरण जरूर ध्यान रखिए। क्या है इसका रासायनिक समीकरण? 6CO2 प्लस 6H2O क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं तो बनाते हैं 6C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस C6O2। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। इस ऊर्जा का उपयोग पौधे भोजन बनाने में करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस सरीसृप के 4 हृदयी कच्छे होते हैं। आपसे पूछा है कि किस सरीसृप के 4 हृदयी कच्छे होते हैं रेप्टाइल्स के, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मगरमच्छ। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अधिकांश सरीसृपों जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, गिरगिट ये 3 कच्छों वाला हृदय होता है, 2 अलिंद और एक अपूर्ण रूप से विभाजित निलय। लेकिन मगरमच्छ इस नियम का अपवाद है, इसका हृदय 4 कच्छों वाला होता है, 2 अलिंद 2 पूर्ण रूप से विभाजित निलय, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब को देखने के लिए डेंटिस्ट द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवतल दर्पण। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर अवगुणित होती है। जब वस्तु दर्पण के फोकस और दर्पण के बीच होती है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और विस्तारित होता है। यही कारण है कि डेंटिस्ट अपने मरीज के दांतों को बड़ा और स्पष्ट रूप से देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। यह जो है यह इसकी विशेषता नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वह कोशिकाएं होती हैं जिनमें सुसंगठित नाभिक होता है। नाभिक झिल्ली और झिल्ली बंद कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी तंत्र आदि उपस्थित रहते हैं। पादप कोशिकाएं भी यूकैरियोटिक होती हैं
और उनमें क्लोरोप्लास्ट अवश्य मौजूद होता है क्योंकि वही प्रकाश संश्लेषण करता है। तो इसमें दिया है क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित हुआ है, इसलिए यह इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि पादप कोशिकाएं भी यूकैरियोटिक होती हैं और इनमें उसमें क्लोरोप्लास्ट अवश्य मौजूद होता है क्योंकि यह वही प्रकाश संश्लेषण करता है। अतः पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है कथन गलत अर्थात विशेषता नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर मुख्य विशेषताएं आपको बताएं तो यह सुगंधित नाभिक होता है, इसमें नाभ की झिल्ली मौजूद होता है, झिल्ली बंद कोशिकांग होता है और आकार बड़ा और संरचना जटिल होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत मानव शरीर तंत्र का सबसे लंबा भाग है, या एक वयस्क मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर यानी कि 20 से 23 फीट होती है। या भोजन के पाचन और अवशोषण दोनों कार्य का मुख्य केंद्र है। छोटी आंत 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम जो यही अग्नाशय रस और पित्त रस मिलते हैं, जेजुनम यहाँ अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, इलियम यहाँ विटामिन B12 और लौड़ों का अवशोषण होता है। तो ये रहे आप टॉप 20 जीव विज्ञान के प्रश्न जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, गलत नहीं होने चाहिए अगर आपके एग्जाम में या क्वेश्चन पूछा जाए। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। आपसे पूछा है कि किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।